नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा तिथि बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप पहले से दोगुनी गति से मेहनत कर रहे हैं। आपकी इसी मेहनत को जांचने के लिए हिंदी के 80 प्रश्नों का एक और शानदार टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं हम, और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब है, इसे जाने मत दो, जी जान लगा दो, केवल 2 महीने की मेहनत है, उसके बाद वर्दी आपकी होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं A44, B33, C52, D48। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C52। देख लें तो 11 स्वर हैं, 5 का वर्ग में, 5 चा चा वर्ग में, 5 टा वर्ग में, 5 ता वर्ग में, 5 पा वर्ग में। उसके बाद 4 अंतास्त व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण व्यंजन। कुल मिला के होते हैं 52। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए प्रिय, बी पिया, सी मोर, डी चार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिए। इनका देख लें तद्भव, तो पिए का तद्भव होगा पिए, और मयूर का मोर, चतुर्थ का चार। प्रश्न नंबर 3 है कि गौ प्लस चरित्र की संधि है। गौ प्लस चरित्र की संधि है ए गोश चरित्र, बी गौ चरित्र, सी गौश चरित्र और डी गौ चरित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौश चरित्र। अन्य संधियां देख लें तो निह प्लस चय निश्चय होगा, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार होगा, निह प्लस तार निस्तार होगा, निह प्लस छल निश्चल होगा। यह सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? ए हा, बी माँ, सी झा और डी ठा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है और इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए आ, बी उ, सी ए और डी इया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इया। इया स्वर नहीं है, अन्य सभी स्वर हैं, जबकि इया का वर्ग का 5वां अक्षर है। प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, डी अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। अध्ययन वर्ण अध्ययन शब्द शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि शुद्ध शब्द है? ए अनाधिकार, बी अहिल्या, सी अंतर्ध्यान, डी उपर्युक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 8 है कि शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है ए गाय की पूंछ होती है, बी उसकी बेटी हुई है, सी गोपाल को लड़का हुआ है, डी मर्द की दाढ़ी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाय के पूंछ होती है। अन्य सभी देख ले तो उसकी बेटी हुई है, ये नहीं होगा, उसको बेटी हुई है। मर्द की दाढ़ी होती है, नहीं, मर्द को दाढ़ी होती है। गोपाल को लड़का हुआ है, ये भी नहीं होगा, गोपाल के लड़का हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई बंदो रघुराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक, डी रूपकाति स्योक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि चरण की तुलना सीधे कमल से की गई है, इसमें बीच में समानता वाला कोई मामला नहीं है। चरण की तुलना चरण सीधे चरण को कमल बोला गया है, ना कि यहाँ पे तुलना की गई है। अगर तुलना की गई होती, सी सा बीच में कुछ आता, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता। यहाँ पर सीधे चरण को कमल बोला गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 10 है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमक। जहाँ एक शब्द एक या दो बार आए और उसके अर्थ बार बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि आंख लगना, आंख लगना मुहावरे का अर्थ है? ए आशंका होना, बी मृत्यु होना, सी नींद आना, डी प्रेम होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नींद आना। आंख लगना, नींद आना। दिल लगी होना मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना। प्रश्न नंबर 12 है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी मथुरा, डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। प्रश्न नंबर 13 है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती, महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है, अन्य सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 14 है उर्वशी किसका काव्य है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा।
इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। उर्वशी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। वैसे उर्वशी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है और महाकाव्य काव्य जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, कंकाल, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त। मैथिलीशरण गुप्त की हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, भारत भारती आदि। रामधारी सिंह दिनकर जी के हेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी आदि। महादेवी वर्मा, यामा, नीरजा, दीपशिखा आदि। वहीं पर देख ले कि उर्वशी दिनकर जी की गीत नाट्य है, जबकि प्रसाद जी का प्रबंध काव्य है। तो ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन ये प्रबंध काव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाट्य काव्य है, जबकि इनका प्रबंध काव्य है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि लिपि की आवश्यकता होती है ए भाषा बोलने में, बी भाषा लिखने में, सी भाषा संकेत में, डी तीनों में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा लिखने में। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। प्रश्न नंबर 16 है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ए पीड़ा, बी संकट, सी व्यथा, डी दर्द। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संकट, जबकि पीड़ा, व्यथा, दर्द एक समान है और संकट इससे अलग है। प्रश्न नंबर 18 है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ए पंकिल, बी नीरज, सी नीरद, डी निर्मल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द निर्मल है, जबकि कमल का नीरज, पंकिल का नीरद और सी यानी बादल का नीरद होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन ए ठठेरिन, बी ठठेरिनी, सी ठठेरी, डी ठठारी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन। ठठेरा शब्द का लिंग ठठेरिन होगा। प्रश्न नंबर 20 है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए विदुषी, बी विद्वंती, सी विद्यामती, डी विद्यावंती। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। प्रश्न नंबर 21 है कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ए आ, बी अ, सी इत्रा, डी त्रा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आ। सुमित्रा में आ प्रत्यय होगा। सु प्लस मित्र प्लस आ यानी कि सुमित्रा। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, आ। प्रश्न नंबर 22 है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ए कामायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वकील। वकील एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा शब्द गंगा संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द विशेषण है, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ में भिन्नता लाते हैं, यानी कि अर्थ में नयापन लाते हैं। सॉरी, भिन्नता नहीं लाते। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए प्रतिनिधि, बी प्रतिनिधि, सी प्रतिनिधि, डी प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधि। ध्यान रखना, धा में छोटी की मात्रा और ना में भी छोटी की मात्रा लगेगी। प्रश्न नंबर 25 है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। प्रश्न नंबर 25 है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। ए उपरिलिखित, बी उपरिलिखित, सी उपरिलिखित, डी उपरिलिखित। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरिलिखित। इसमें भी ला और खा में छोटी छोटी की मात्रा लग रही है, ध्यान रखना। और जो ऊ बना है वो छोटा ऊ का प्रयोग हुआ। प्रश्न नंबर 26 है कि दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है। दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है। ए वा, बी फा, सी या और डी रा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वा। दंत्योष्ट ध्वनि वा है। वहीं पर या देखें तो तालु द्वारा बोली जाती है। बी फा ओष्ठ द्वारा और रा मूर्धा द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव, डी तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परम है जो ईश्वर अर्थात परमेश्वर। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 28 है कि पंचवटी में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 29 है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ए तिरस प्लस कार, डी तिरह प्लस कार, सी ती प्लस कार और डी तिर प्लस कार। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी तिरह प्लस कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह प्लस कार होगा।
प्रश्न नंबर 30 है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? ए आत प्लस छादित, बी आक प्लस छादित, सी आ प्लस छादित, डी आच प्लस छादित। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आ प्लस छादित। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद आ प्लस छादित होगा। प्रश्न नंबर 31 है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी संभावना, डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान यह है कि बीच में सा सी से जैसे शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और यहाँ पर उपमे से उपमान की समानता की जाती है। ये खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, खिली हुई हवा की तुलना फिरकी से की गई है कि कैसे आ रही है, फिरकी के समान आ रही है, चल आई। प्रश्न नंबर 32 है कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। ए अजीब हालत होना, बी बहुत जल्दी जल्दी होना, सी भाग्य का चक्कर, डी दिन काटे न कटना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना यानी भाग्य का चक्कर। प्रश्न नंबर 33 है कि यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकत्ति का अर्थ बताइए। तो ए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, बी केवल ऊपरी दिखावा, सी पुराना गौरव समाप्त, डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल। प्रश्न नंबर 34 है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखते हैं? छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे? ए चिरंजीव, बी पूजनी, सी परम पूज्य, डी हितैषी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपने छोटे से छोटे को चिरंजीव लिखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है कि कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है। ए कनिष्ठ से वरिष्ठ को, बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को, सी दोनों ओर से, डी व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कार्यालयीय आदेश बड़े से छोटे को भेजा जाता है, इसीलिए वरिष्ठ से कनिष्ठ को। प्रश्न नंबर 36 है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी तमिल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर अगला है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। बाकी संस्कृत तो सभी भाषाओं की आदि जननी है, जितनी भी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं उनकी जननी संस्कृत ही है। प्रश्न नंबर 38 है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ए भारतेंदु युग, बी छायावाद युग, सी द्विवेदी युग, डी छायावादोत्तर युग। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग। मर्यादा द्विवेदी युग की एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 39 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? ए विद्या सुंदर, बी चंद्रावली, सी नई चाल में ढली, बी और डी कविवचन सुधा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बंगला भाषा में नाटक विद्या सुंदर है। प्रश्न नंबर 40 है कि जुगुप्सा किस राशि नहीं होगा, यहाँ पर रस होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ए अद्भुत, बी भयानक, सी विभत्स, डी रौद्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विभत्स। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। वहीं अद्भुत रस का देख लें तो विस्मय, भयानक रस का भय और रौद्र रस का क्रोध होता है। प्रश्न नंबर 41 है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है? ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी चौपाई। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चौपाई। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई कहते हैं। अब इसे याद भी कर सकते हैं, चौपाई में 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। प्रश्न नंबर 42 है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है? ए वीर, बी सोरठा, सी गीतिका, डी छप्पय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 12 और 14 पर यति होती है। प्रश्न नंबर अगला है कि शुद्ध वाक्य बताएं। ए 10 अरब यात्री भारत आए, बी 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, सी अरब के 10 यात्री भारत आए, डी 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरब के 10 यात्री भारत आए। प्रश्न नंबर 44 है मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है? ए मैंने, बी विद्यालय, सी जाना, डी है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैंने। यहाँ पर मैंने नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुझे विद्यालय जाना है। प्रश्न नंबर 45 है कि जीने की इच्छा
के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, ए जिज्ञासु, बी जिजीविषा, सी जिगीषु, डी पिपासु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द होगा जिजीविषा। वहीं पर देखें तो जो जानने का उत्सुक हो उसके लिए जिज्ञासु, जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसके लिए जिगीषु, और जो प्यासा हो यानी कि जिसे पीने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे पिपासु। प्रश्न नंबर 46 है कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए वाक्यांश के लिए प्रश्न नंबर 46 है कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा, ए आक्रमण, बी आक्रामक, और सी आक्रांत, डी आत्मघाती। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आक्रांत। अन्य देख लें तो जो अपनी हत्या करे आत्मघाती, आक्रमण करने वाला आक्रामक, और सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना आक्रमण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चिर और चीर का अर्थ क्या है, ए नया पुराना, सी और बी किला कास, सी पुराना कपड़ा, और डी चर अचर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पुराना। चिर का अर्थ पुराना और चीर का अर्थ कपड़ा होता है। प्रश्न नंबर 48 है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, ए आकर आकार यानी खान और आकृति, बी कुल कुल और कूल यानी वंश और शीतल, सी निर्झर निर्झर और निर्झर यानी शून्य और झरना, डी सर और सर यानी बाण और भला आदमी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आकर आकार का अर्थ होगा खान और आकृति। प्रश्न नंबर 49 है कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, ए विमनस्य, बी सौमनस्य, सी सुमनस्य, डी अवमनस्य। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सौमनस्य। प्रश्न नंबर 50 है कि उद्यम उद्यम शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा यानी विलोम शब्द होगा, ए प्रवीण, बी आलस, सी नीरज, डी नृप। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आलस। उद्यम का विलोम शब्द होगा आलस। प्रश्न नंबर 51 है कि जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक डैश व्यवस्था है, जाति सामाजिक स्त्रीकरण की डैश एक व्यवस्था है, ए मानकी, बी क्रमिक, सी आंतरिक, डी आदर्श। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मानकी। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकी व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 52 है कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, ए राधा, बी सीता, सी सत्यभामा, डी द्रौपदी। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सीता को। सीता को मिथिलेश कुमारी कहते हैं क्योंकि सीता जी का मायका मिथिला में था। प्रश्न नंबर 53 है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, ए कच्छा, बी आंसू, सी प्राण, डी प्रत्येक। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा यानी सदैव बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 54 है कि कथा का बहुवचन होगा, कथा का बहुवचन होगा, ए कथे, बी कथो, सी कथानक, डी कथाएं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कथाएं। कथा का बहुवचन कथाएं होगा। प्रश्न नंबर 55 है हिंदी में वचन होते हैं, ए 3, बी 5, सी 2, डी 4। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण, ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्य, डी सामान्य भविष्य। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान। प्रश्न नंबर 57 है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ए पहान, बी उपल, सी पाषाण, डी उरग। ध्यान से पढ़ना है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ए पहान, बी उपल, सी पाषाण, डी उरग। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पहान, उपल और पाषाण ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 58 है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, ए संविधा, संविधा का चयन कीजिए। तो ए बातचीत, बी झगड़ा, सी ठेका, डी वादा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ठेका। ठेका संविदा का समानार्थी शब्द होगा। प्रश्न नंबर 59 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें, ए माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, बी तूफान आने का संदेह है, सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, डी इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। प्रश्न नंबर 60 है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, ए भरत मुनि, बी अभिनव गुप्त, सी तुलसीदास, डी भट्टनायक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ए क्रोध, बी भय, सी उत्साह, डी विस्मय। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, जबकि वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय। प्रश्न नंबर 62 है कि अंधों में डैश राजा। अंधों में डैश राजा। ए लंगड़ा, बी पहलवान, सी काना, डी चतुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी काना। अंधों में काना राजा है, मुहावरा है। प्रश्न नंबर 63 है काला अक्षर डैश बराबर। काला अक्षर डैश बराबर। ए उल्लू, बी गाय, सी भैंस, डी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं इसे। प्रश्न नंबर 64 है कि द टीचर वाज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ए शिक्षक एक साहसी आत्मा थे, बी शिक्षक एक डरने वाले आदमी नहीं थे, सी शिक्षक निर्भीक व्यक्ति था, डी शिक्षक किसी भूत प्रेत को डरते नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी शिक्षक निर्भीक व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 65 है कि वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का उचित लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा ए ताजा खून, बी स्वच्छ खून, सी नया खून, डी साफ खून। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नया खून। फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ होगा नया खून। प्रश्न नंबर 66 है कि अधिसूचना का अनुवाद है। अधिसूचना का अनुवाद है ए स्टेटमेंट, बी एंडोर्समेंट, सी इनक्लोज्ड, डी नोटिफिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नोटिफिकेशन। अधिसूचना का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा नोटिफिकेशन। प्रश्न नंबर 67 है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है ए अनोखा काम करना, बी विपरीत काम करना, सी काम निकलने के बाद सोचना, डी आराम से विचार करना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी काम निकलने के बाद सोचना। प्रश्न नंबर 68 है कि बैल न कूदे कूदे तंगी। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है ए वीरता पर विश्वास होना, बी गड्ढे में कूदना, सी साहसिक कार्य करना, डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। प्रश्न नंबर 69 है कि 11 का तत्सम रूप है। 11 का तत्सम रूप है ए एकम, बी प्रतिपदा, सी एकादश, डी ग्यारस। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एकादश। 11 का तत्सम रूप होगा एकादश। वहीं पर देखें प्रश्न नंबर 70 निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो काटना का तत्सम होगा आंसर सी कर्तन। प्रश्न नंबर 71 है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। ए उनके, बी बिना, सी तुम, डी कुछ। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी उनके बिना। बिना शब्द दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए संबंध बोधक शब्द बिना होगा। प्रश्न नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दौड़। दौड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं, अन्य सभी समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 73 है गाय कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि अगर बोलने की काली गाय तो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 74 है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ए पृष्ठ, बी पर्याप्त, सी प्रदर्शनी, डी ब्रजभाषा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ। पृष्ठ शब्द शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 75 है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ए उज्ज्वलन, बी उज्ज्वलन, सी उज्ज्वलन और डी उज्जलन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वलन। उज्ज्वलन शब्द शुद्ध है, अन्य शब्द अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 76 है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ए मयंक, बी इंदु, सी सुधांशु, डी सरोज। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सरोज। सरोज शब्द कमल का पर्यायवाची, ना कि चंद्रमा का। प्रश्न नंबर 77 है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ए पंकज, बी अम्बुद, सी वारिद, डी पदम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वारिद। वारिद शब्द बादल का पर्यायवाची है, ना कि कमल का। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए कुम्हारी, बी कुम्हारिन, सी कम्हाइन, डी कुम्हाराइन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुम्हारिन। कुम्हार का पर्यायवाची शब्द कुम्हारिन होगा। प्रश्न नंबर अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चुटियाँ, चुटिया का बहुवचन क्या होगा। चुटियाँ, बी चुटियों, सी चुटियों, डी चुटियाएँ। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चुटियाँ। चुटिया का बहुवचन रूप चुटिया होगा। प्रश्न नंबर 80 और लास्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 14 सितंबर, बी 4 नवंबर, सी 14 दिसंबर, डी
14 जून। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो दोस्तों, ये रहा आज का टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।